جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मखसूस नशिस्तें जो अक़लियतों की और ख़वातीन की हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। काफ़ी सवालात हो रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी सवाल पूछे कि हक़ाइक़ बताए जाएँ। आप सारे भाई बैठे हैं तो क्योंकि हमने हक़ाइक़ का हम शिकार रहे हैं, सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 22 और 24 दिसंबर की जो डेट्स थी, जिस पे मतलब एक्सटेंड हुए थे 2 डेज़ के, आपने अपनी रिजर्व सीट की लिस्ट जमा करानी है। तो बतौर पीटीआई हमने अपनी लिस्ट ड्यू डिलिजेंस के साथ चारों सूबों में अपनी लिस्टें, साइंड लिस्टें प्रॉपर जो हैं वो जमा कराई। लेकिन पंजाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी लिस्ट जमा करने से रिफ्यूज़ कर दिया और उसी रात को बल्ले का निशान भी हमसे छीन लिया गया। ये भी बताती चलूँ समेत मेरे जो हमारे पेपर्स जमा कराने के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में रिजर्व सीट्स के लिए भी जा रहे थे तो वहां पुलिस गर्दी की गई, हमारे पेपर्स छीने गए। मैं उन लोगों में शामिल हूं जिसके पेपर्स जो हैं वो पुलिस छीन के ले गई थी। और आपको शायद याद होगा कि खोसा साहब की बहू को भी वहां से अरेस्ट कर लिया गया था और डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे हमारे काउंसल्स के साथ, हमारे लॉयर्स के साथ उठा लिए गए थे। तो हमें ये खतरात भी थे। उसके साथ हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स को भी वहां से अरेस्ट किया जा रहा था। तो ना सिर्फ ये कि ये जनरल इलेक्शन के कंटेस्टेंट्स के साथ सलूक किया जा रहा था, ये रिजर्व सीट की खवातीन और माइनॉरिटीज़ को भी इस सारी जो फस्तायत है उसका शिकार किया गया। उसके बाद की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब हमें बतौर पीटीआई हमारी सीटों की जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें रिफ्यूज़ की, तो हम इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए, एप्लीकेशन हमारी मौजूद है। और हम लोग हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन में भी चले गए और पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जब हमने इलेक्शन कमीशन को दी, जिसमें उन्होंने बल्ला दे दिया था, तो पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि हम इस जजमेंट के मुताबिक भी आपके रिजर्व सीट जो है वो नहीं लेंगे। उसके बाद दोबारा पिटीशन लगी है और मीनवाइल फिर वो केस आपको पता होगा 13 जनवरी को यहाँ आया और जब बल्ला छीन लिया गया तो हमारी वो रिजर्व सीट्स जो है उसका राइट बतौर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन से और माइनॉरिटीज़ से छीन लिया गया। सो हमारी आज जो रिक्वेस्ट थी वो रीड्रेसल की है कि जो हमारा राइट था, जब यहाँ इतनी डिबेट हुई कि जी टाइम पे लिस्टें जमा नहीं कराई, तो बतौर पीटीआई हमने सारे काम किए थे, लेकिन हमारे से तो पीटीआई होने का और बल्ले का हक ही छीन लिया गया। हमारी तो वो उस हक की सुनवाई ना हो सकी। अब जब बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी बनी, पॉलिटिकल पार्टी SIC, जो आपको पता है कि सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास चॉइस अवेलेबल थी उसके मुताबिक, तो उसके बाद फिर हमें रिजर्व सीट्स जो हैं वो डिनाई कर दी गई हैं। तो प्लीज यही है कि ये हमारा हक था। आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं बांट सकते थे। प्रोपोर्शन ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक अगर 86-87 मेंबरान एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और वो मेंबरान हैं जिनसे आपने बल्ला भी छीन लिया, फिर आपने उन्हें इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद भी उनको फस्तायत का निशाना बनाया कि ना इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा था, ना बाहर निकलने दिया जा रहा था, ना हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स, ना हमें स्क्रूटनी का हक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हक अदा कर दिया। जमहूरियत के लिए पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई। आज मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस अवाम के लिए खड़े हो, इसके हक के लिए खड़े हो जिसको इन्होंने वोट दिया है। अगर वो एक छतरी के नीचे आए हैं तो उस सारी जमात को जो SIC है, जिसको आपने अब उनका पार्लियामेंट्री लीडर भी मोहतरमा जरताज गुल को नॉमिनेट कर दिया है, आपने उसमें तस्लीम कर लिया है, तो फिर अब आप उनके जो रिजर्व सीट्स का राइट है उससे उनको डिप्राइव मत करें। ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और ये अगेंस्ट वोटर्स हैं, उनका जो मैंडेट है उसको चोरी किया जा रहा है। और हम अपने स्टोलन जो मैंडेट है उसके लिए, चाहे वो फॉर्म 47 पे हमारे से सीटें छीनी गई जनरल इलेक्शन में या रिजर्व सीट की आड़ में डाका डाला गया, हम अपना हक मांगने आए हैं और आइन और कानून की हदूदों क़यूद में रहते हुए बतौर पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तानी वोटर्स की रिप्रेजेंटेशन का राइट है उसके मुताबिक यहाँ पर आए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हैं और राइटफुली बहुत सारे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, गैप्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके पास जो राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे।
اور جس کا یہ حق بنتا ہے, جو ہماری یہ سیٹس بنتی ہیں, یہ ہمیں واپس دی جائیں گی. میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے فل کورٹ چلا ہے, آج بھی تقریباً پروسیڈنگز چلی ہیں. سب جج صاحبان اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے. اب ووٹ اگر پی ٹی آئی کو ملا ہے تو پی ٹی آئی کی سیٹس کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس بات پہ پورا کورٹ متفق نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ووٹ ملا ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. دوسری بات جو میں نے صبح بھی کہی تھی وہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے ایک جواب داخل کیا ہے اس کیس میں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو ممبر ہیں وہ صرف ایڈلٹ مسلم ہو سکتے ہیں, اس لیے یہ سیٹوں کے لیے مائنورٹی اور وومن کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہے. لیکن یہی آئین جمعیت علماء اسلام کا ہے تو ان کو یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے وہ ڈسکرمنیٹری اپلیکیشن کر رہے ہیں. جو مدر ونگ ہوتی ہے اس کے لیے کرائیٹیریا الگ ہوتا ہے, اور جو باقی ونگز ہوتی ہیں ان کا کرائیٹیریا الگ ہوتا ہے. جو مسلم ایڈلٹ کی شرط ہے وہ مدر ونگ کے لیے ہے, وہ مائنورٹی ونگ اور وومن ونگ کے لیے نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. جی ہم بالکل آئے سپریم کورٹ میں, ہر موقع پہ آئے. جیسے آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ان کی پٹیشن بھی موجود ہے, لیکن جب ججمنٹ آ گئی اور جس طریقے سے ججمنٹ آئی اور پھر جن پروسیجرز میں ہمیں ڈال دیا گیا, آپ جانتے ہیں کہ ابھی ٹریبیونل کے لیے بھی کیس دوبارہ لے کر آئے ہیں کہ ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ ججز کو لگانے کی الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے, اور اس کے لیے ایک آرڈیننس بھی اس نے پاس کرا لیا. سو بہت ساری جگہوں پہ ہمارے جو رائٹس تھے اس میں بطور الیکشن کمیشن کو جو کسٹوڈین آف الیکشن ہونا چاہیے تھا فری اینڈ فیئر, اور ان کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ ہمیں ایک پارٹی نظر آیا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ہوئی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس یہ جورسڈکشن, اس کے پاس یہ پاور ہے, وہ اپیل سنیں بلائیں. وہ تو سو موٹو کا بھی حق رکھتی ہے, ان کے پاس یہ اتنی بڑی پاورز ہے. جب کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو رہا ہے, جب عوام کے حقوق جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ جہاں معزز ججز بیٹھے ہیں وہاں اوپر کچھ ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ عوام کے حقوق کی جو پاسداری ہے وہ اس کورٹ نے کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کو خود سننا چاہیے ان کو. ہم تو لگاتے رہے کیسز, ہم کیسز لگاتے رہے, وہ کیسز ایڈمٹ ہی نہیں ہو رہے. اور آج ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے تو ریفیوز نہیں کیے, آفس نے ریفیوز کر دیے. تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ سپریم کورٹ میں انٹر ہونے کے لیے ان کے آفس میں ہی آنا پڑتا ہے. وہ آگے ہماری پٹیشن یا اپلیکیشن آگے لے کر جائیں گے تو وہ لگے گی نا, ہم ڈائریکٹ تو آ کے کورٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. اب ایک اور پٹیشن ہے جو کہ اس پورے الیکشن کے اوپر ہے, جو کچھ ہوا. عمران خان صاحب کی وہ پٹیشن ہے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر ہے, وہ ابھی تک نہیں لگی ہے. اور عمران خان صاحب نے خود جب وہ نیاب امینڈمنٹ کیس میں ویڈیو کال کے ذریعے اپیئر ہوئے تھے, انہوں نے بات کی تھی کہ یہ 8 فروری کا ہے, یہ پبلک انٹرسٹ کی ایک ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ پڑا ہے, اس حوالے سے پورا پروسیس اس میں یہ بھی آ جاتا ہے, اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, اور اب جو ہو رہا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. ایک اور چیز بتا دوں, ہماری انٹرا پارٹی جو الیکشن کی اپیل ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رکھ کے اس کے اوپر سویا ہوا ہے. 4 مہینے ہو گئے, آج تک اس کو کوئی ڈیسیژن نہیں کر رہے. 3 دفعہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا. 28 مئی کو ہمارے جو میاں محمد نواز شریف کبوتر والے صاحب ہیں وہ آرام سے صدر بن گئے اپنی پارٹی کے, کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا, کسی نے بائی لاز پہ نہیں سوال اٹھایا. کوئی پوچھتا نہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ صحیح ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سارے لانجے اگر ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ بلیک کلر کا پیش کر رہی ہیں ماضی, اب اس کی ذمہ دار کس کو قرار دے رہی ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن, آپ بلے کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے چھینا, الیکشن کمیشن نے رول نہیں ادا کیا, یا پکڑ دکڑ ہوئی, کس کو ذمہ دار قرار دیں؟ دیکھیں پکڑ دکڑ ہوئی, جو اطہر من اللہ صاحب بھی بتا رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی, کینڈیڈیٹس کی ایکسپلائٹیشن ہوئی. پی ٹی آئی بطور جماعت ٹارگٹ ہو رہی ہے آج تک. آج بھی ہمیں کوئی پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں, کوئی کنونشن کرنے کی اجازت نہیں, کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں, کوئی گیدرنگ کرنے کی اجازت نہیں. ہم باہر نکلتے ہیں, ہمارے پہ FIRs کٹتی ہیں, اور FIR بھی کوئی معمولی نہیں کٹتی. ہمارے پہ دہشت گردی کے چارجز لگائے جاتے ہیں, 780A لگایا جاتا ہے. 780A تو میڈلز کی طرح بانٹا جا رہا ہے.
मुफ्त में मिल जाता है। माशाल्लाह हम सारे 780 ज़्यादा हैं। कलभूषण यादव पे शायद 780 नहीं लगी, जिसने इतने बड़े बड़े यहाँ पर बम धमाके किए, लोगों को मारा, लेकिन हमारे जैसे समेत मेरे हम सब पे 780 जो है वो माशाल्लाह मेडल्स की तरह चिपका दी गई है। तो ये जिस तरह की सलूक हमारे साथ किया जा रहा है, जो पुलिस गर्दी की जा रही है, उसके बाद ये सवाल यहाँ पर पूछना कि भाई आपने ये फलानी अपील क्यों नहीं की, हमें तो बाहर निकलने का नहीं मौका मिलता था, हम छुप रहे थे, अपनी जिंदगी और इज्जतें बचा रहे थे, हम अगवा बराए बयान से बच रहे थे, हम वो छितर परेड से बच रहे थे जिसमें हमारे बहुत सारे जो साथी हैं कि वो गए और फिर वो जो कुछ चिल्ले पे चले गए, जो गायब हो गए, हम उन चिल्लों से बचने के लिए खुद ही चिल्ले पे चले गए। सो ये सारी बातें कोई भूल तो नहीं गया। ये 4 महीने में क्या 8 फरवरी से पहले जो सब कुछ हुआ और 8 फरवरी के बाद हो रहा है, वो मुझे नहीं पता कि ये इस सुप्रीम कोर्ट के जो बाहर वाले ऑफिस से उससे आगे तक कैसे पहुंचाया जाए। कोई खत लिखा जाए या कुछ और लिखा जाए, क्योंकि खतूत हम लिखते हैं तो वो यहाँ तक पहुँचते नहीं है। तो मैं बाकी सबसे मशवरा मांगूंगी कि बताइए कि क्या वो आलाकार हो, कौन सा कम्युनिकेशन का जरिया हो कि हम वो खतूत या वो अपनी आवाज़ें, वो जो छितर हमने खाए हैं, वो जो FIR हम भुगत रहे हैं, एक ही FIR 45 जगहों पे हम पे लगाई गई है। आज अगर हमारी यहाँ हेयरिंग है तो 6 जगहों पे और भी हमें ATC में जाना पड़ता है। उसके लिए हम आवाज़ कहाँ उठाएं? क्या पाकिस्तान का कानून और आइन वायलेट नहीं हो रहा? क्या आप मुझे बताएं कि अगर मैं एक जगह पिंडी में मौजूद थी तो मैं उस वक्त फैसलाबाद में भी हंगामे कारी थी, मैं उस वक्त जो है वो लाहौर में भी थी, गुजरांवाला में भी थी। आज हमारी खवातीन, चाहे आलिया हमजा हो, चाहे सनम जावेद हो या डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, उनको किस तरह एक से दूसरी FIR में इम्प्लीकेट किया जा रहा है? क्या ये सारी बातें आइन के मुनाफी हैं या ऐन आइन के मुताबिक हो रहा है? सर, तो ये सारी बातें मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इस सारी जो धांधली की और ज्यादती की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बुनियाद लंदन में पड़ी। जो मोहम्मद जुबैर साहब थे, नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि बाजवा ने उनसे मुलाकातें की और ये एक प्लान बना किस तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का। उसमें कौन से इदारे शामिल थे, कौन कौन नहीं शामिल था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर चुकी है कि भाई जो मोहम्मद जुबैर एक इल्जाम लगा रहा है, बल्कि वो उनका स्पोक्स पर्सन रहा है, साबिक गवर्नर है, कि वो एक इदारे का सरबराह हो कि किस तरह लंदन में उसने मुलाकातें की और किस तरह एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। और जो ये हमें बार बार एक आज कोर्ट में आइन की कॉपी दिखाई जाती है, क्या ये आइन ये इंश्योर नहीं करता कि ये जो डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं, ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, ये जो पाकिस्तान की आवाम को उसमें डाका मारा गया उसके मैंडेट पे, उसमें 184(3) भी तो उसी आइन में है, उसका सुओ मोटो ले, मोहम्मद जुबैर की इस स्टेटमेंट का सुओ मोटो ले और इसी तरह उनसे पूछे। जिस तरह बल्ले का निशान छीनने के वक्त आपने 10 लोगों को जो अपॉइंट किया है कि हमारे वो कारकुन भी नहीं थे, मेंबर भी नहीं थे, उनको तो आप सुन सकते हैं, आप मोहम्मद जुबैर को बुला के नहीं सुन सकते। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट उसका सुओ मोटो नोटिस ले और इस लंदन प्लान को बेनकाब करे, इस आइन के तहत करे। देखिए, हुकूमत को तो एक दफा मिल चुकी है, उनके तो वजीर कानून ने बड़ी बड़ी बातें कर दी, उन्होंने तो आगे बता दिया कि हम आइन का भी अच्छी खासी जो है वो नोक पलक संवारेंगे, आइन का वो फेशियल करने जा रहे हैं, आइन की बल्कि सर्जरी करने जा रहे हैं, उसका चेहरा ही बदलने जा रहे हैं। आइन को वो जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं ना कि पैदा आइन की शक्ल कुछ और हुई है, वो दूसरे शक्ल में आ गया है, वो करने जा रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी एक्सटेंशंस की बात हो रही है, बड़े बड़े टेन्योर्स बढ़ाने की बात हो रही है, तो उनको तो ये सीटें गिफ्ट कर दी गई थी और ऐसी गिफ्ट की गई जैसे लाल माली साहब ने बताया कि JUIF में ऐसी खवातीन को सीटें दे दी गई कि JUIF वाले परेशान है कि ये कहाँ से आ गए हैं। सो इस तरीके से आप पाकिस्तान के आइन, कानून और अवाम के वोट का मजाक मत उड़ाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान की अवाम की फ्री एंड फेयर इलेक्शन और वोट का जिम्मेदार है, वो किसी 2 या 3 पार्टियों का या PDM का जिम्मेदार नहीं है। सो इसलिए मेरी यहाँ पर गुजारिश है अपनी आला अदलिया से कि देखिए कि कौन से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, इनका रोल क्या बनता है और ये इनका सलूक क्या है अवाम के साथ। हम रोबोट्स नहीं है कि हम सिर्फ आइन की जो लाइनें हैं वो पढ़ दिया करें और बस लाइन के मुताबिक हाँ या ना चले, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। आप आज के हालात को देखिए,
अता मिनल्ला साहब बारहा ये बात पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि 8 फरवरी उससे पहले और उसके बाद के हालात को देखें। देखिए कि आपके मुल्क में इस वक्त कितनी फस्तायत है। देखिए कि क्या आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, क्या आपके कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक हुआ है, जिस तरह की उनकी दुर्गत बनाई गई है, क्या आज से पहले कभी इस तरह के आपको मिसालें मिलती हैं? तो कौन इंश्योर करेगा ये सब कुछ? या इलेक्शन कमीशन करेगा? और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, जिससे हम एग्रीव्ड हैं, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी अवाम की आवाज़ को सुने, क्योंकि ये बैठे इसलिए हैं, अवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे। इसके बाद तो फिर अल्लाह की अदालत रह जाती है। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज फैसल सिद्दीकी साहब ने एक ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट किया है, वो ये है कि नवाज लीग जो है उसने जो मेजॉरिटी नहीं ली है, वो एक माइनॉरिटी हुकूमत है। अगर ये सीटें उनको मिलती हैं तो ये इतना ही खतरनाक होगा। एक माइनॉरिटी हुकूमत को आइन तब्दील करने का इख्तियार दिया जाए।